हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आज टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में बहुत ही बेहतरीन लेक्चर जो है आपको केमिस्ट्री का लेके उपस्थित है। तो आज जो केमिस्ट्री का लेक्चर आपके बीच लेके आए हैं वो केमिस्ट्री का लेक्चर जैसे पहले आता था बिल्कुल पैटर्न हमारा वही होगा, लेकिन क्वेश्चन सब बेटा बहुत अच्छे होंगे। कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन लाए हैं जिस टाइप का क्वेश्चन आप लोग अक्सर स्किप करते हैं। मैं उस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ। बहुत सारे लेक्चर, लगभग 100 के करीब लेक्चर आपको न्यू पैटर्न, न्यू वे से लगभग अपडेटेड 100 लेक्चर दिस ईयर, यानी दिस टाइम विद इन ए मंथ आपको 100 लेक्चर कम से कम प्रोवाइड किया गया है। ये कम बड़ी चीज़ नहीं है। तो आज का हमारा केमिस्ट्री का बहुत ही अनोखा लेक्चर होने वाला है। वैसे बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि शारदा वाले क्या कैसे दे रहे हैं, वो आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको जानकारी होगा ही। तो चलिए आज का एक खूबसूरत सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस पर। तो आप एक चीज़ याद ही होगा, नहीं तो एक बार रिमाइंड करवाते हैं कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट बहुत कम गया है बेटा, बहुत कम आप लोग कमेंट करते हैं और लाइक करने में भी कोताही बरतते हैं। क्या मांगे हैं हम तुम लोग से? बस इतना ही तो कहते हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। हम इतना कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करते हैं, इतने कुछ लेके आते हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर लिए सब्सक्राइब, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा जो लेक्चर है उसको स्टार्ट किया जाए केमिस्ट्री का। मेरा पहला क्वेश्चन आज का है, फर्स्ट क्वेश्चन, कोल गैस में उपस्थित चमक पैदा करने वाले पदार्थ। मैंने कोल गैस के विषय में इससे पहले कई एक बार क्वेश्चन करवाया है कि कोल गैस किससे बना होता है। कोल गैस का ऑप्शन भी बताए थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। जो हमारा कोल गैस होता है वो आपका कोल गैस बना किससे होता है, तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो कोल गैस होगा वह आपको मुख्य रूप से किन सब चीज़ से बने होते हैं। तो उस समय जो क्वेश्चन हम लोग किए थे कोल गैस का वो कुछ इस प्रकार किए थे। कोल गैस का क्वेश्चन कि कोल गैस में आपको मुख्य रूप से दो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, दो अपघटक मुख्य रूप से पाया जाता है और उसमें एक आता होता है समान भारानुकूल आपको दो चीज़ पाए जाते हैं। एक आपको पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और दूसरा आपको पाया जाता है उसमें कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस। दोनों का अमाउंट लगभग सेम रहता है, दोनों का अमाउंट जो होगा वो लगभग सेम रहता है। जितना आपको कार्बन मोनोऑक्साइड 50-50%, जितना आपको कार्बन मोनोऑक्साइड उतना ही आपको हाइड्रोजन गैस कोल गैस में पाया जाता है। तो आपको कभी अगर केमिकल फार्मूला पूछेगा कि कोल गैस का रासायनिक सूत्र, हमने इससे पहले क्वेश्चन करवाया है, तो CO और H2 को टिक कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके रासायनिक सूत्र में आपको मीथेन भी आते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि CO और H2 गैस आपको देगा, उसके बाद अगर ये ऑप्शन नहीं हो और वहाँ पर मीथेन गैस के साथ हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या इथीन, प्रोपाइन ऐसा भी हो, तो आप उसको भी संयोजित करके इसमें टिक कर सकते हैं। तो कोल गैस समान भारानुसार आपका कॉमन वेट, जितना वेट आपका इसका होगा उतना ही वेट हाइड्रोजन गैस का होता है, दोनों के संयोजन से बनता है। ये तो कोल गैस हो गया। लेकिन आज हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। क्या कहता है कि कोल गैस में उपस्थित चमक पैदा करने वाले पदार्थ हैं। तो कोल गैस में जो चमक पैदा करता है, कोयला गैस जो चमकता है वो किसके कारण चमकता है, आखिर कोल गैस में क्या पाए जाते हैं। मैंने पेट्रोलियम के गंध के विषय में बताया था, LPG के गंध के विषय में बताया था। वैसे आपको ये चमकते हैं तो किसके कारण चमकते हैं वही आपको पूछा गया है। मैंने बता दिया है कि कोल गैस में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस होता है। कोल गैस आपको ऐसा भी पूछ सकता था कि क्या कोल गैस आपको पॉइजनस होता है या फिर नॉन पॉइजनस होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि कोल गैस आपका जहरीला होता है या फिर जहरीला नहीं होता है। तो आंख बंद करके टिक कीजिएगा कि कोल गैस आपका क्या होता है, तो जहरीला होता है। इतना ही नहीं,
कोल गैस जो है आपका कोयला गैस, उसकी कैलोरीफिक मान को बढ़ाने के लिए, उसका जो एनर्जेटिक लेवल होता है, यानी कम जलाएं तो ज़्यादा एनर्जी हमको मिले, उस एनर्जी के वैल्यू को बढ़ाने के लिए, कैलोरीफिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए कोल गैस में क्या किया जाता है, आपको कुछ गैस मिलाए जाते हैं जिसको कैलोरी गैस बोलते हैं। इसमें आपको मीथेन हो गया, उसके बाद आपको इथीन हो गया, उसके बाद आपको इथाइन हो गया, बेंजीन, ये सारे चीज़ को मिला देते हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाया जाता है। तो कोल गैस मुख्य रूप से दो अपघटक इसमें पाए गए, दो इंग्रेडिएंट से बना होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन गैस, ये दोनों से बना होता है। यह आपको जहरीला होता है, लेकिन इसमें कम जलाए तो इसके ऊर्जा के मान को बढ़ाने के लिए, कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ाने के लिए कैलोरी युक्त आप गैस इसमें मिला देते हैं। मीथेन हो गया, C2H4 आप देख सकते हैं, C2H4 आपका है, इसका मतलब इथिन गैस है। कौन सा गैस है? इथिन गैस। और C2H6, C2H2 दिया हुआ है, इसका मतलब C2 है और H2 है, एक एक है, हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कहते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये आपका इथाइन गैस है। तो इथाइन गैस भी मिला हुआ रहता है, इसमें आपका इथिन गैस भी मिला हुआ रहता है, ठीक है, और मीथेन गैस भी रहता है, कार्बन CH4 है, तो CH4 मीन्स क्या, सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो मीथेन गैस भी मिलाया जाता है। और ये सब गैस को जब हम मिला देते हैं तो सिंपली जो आपके कोल गैस होंगे उसको अगर 1 किलो जलाइएगा, उससे जितना एनर्जी आप गेन कीजिएगा, अगर इन सभी गैसेज को उसमें आप मिला दीजिएगा तो मिलाने के बाद उसका चमक भी बढ़ जाता है। किसके कारण? मीथेन को मिला दीजिएगा, बेंजीन है तो बेंजीन को भी आप इसमें डाल दीजिएगा, तो एक तो वो देखने में खूबसूरत हो जाएगा, देखने में क्या हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, और दूसरा चमकीला होगा, तो बिल्कुल है कि खूबसूरत लगेगा, कोई भी चीज़ चमकता हुआ अच्छा लगता है। और उसके बाद दूसरा क्या होगा कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाएगा, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा देगा। 1 किलो सिंपली आपको CO और H2O को जलाइएगा, यानी इस कोल गैस को जलाइएगा, उससे जितना एनर्जी मिलेगा उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी उस कोल गैस से मिलेगा जिसमें ये सब चीज़ पाए जाते हैं, ये सब कैलोरीफिक गैसें होते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो चमकीला किसके कारण हुआ, तो C2H4, C2H2 और C6H6, इन गैसों को मिलाने के बाद दो चीज़ बढ़ गया, एक आपको चमकीला बना दिया, क्या बना दिया, चमकीला बना दिया, और दूसरा इसका कैलोरीफिक मान को बढ़ा दिया। कैलोरी मान को क्या किया, कैलोरी मान को इंक्रीज कर दिया, इसके कैलोरी मान जो थे उसको भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इसके कैलोरी मान को बढ़ा दिया। कैलोरी मान को क्या किया, कैलोरी मान को बढ़ा दिया और चमकीला बना दिया, ठीक है। तो ये आपको कोल गैस में पाए जाते हैं, जिसके कारण चमकीला भी होता है। कोयला गैस आपको इसी पदार्थ के उपस्थिति के कारण चमकीला होता है, और उसके कैलोरीफिक एनर्जेटिक वैल्यू जो होता है, जो उसके पास ऊर्जा होते हैं, उसके भी मान को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जितने अच्छे से आपको समझा दिए, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ है, Cl2H25, ऐसा ये जो दिया गया है ना बेटा, टाइपिंग में ऐसा आता है, आपको घबराना नहीं है, मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देता हूँ। CH2H25O SO2O Na+, ये लिखा गया है। इसको आप अगर शॉर्ट करेंगे तो सिंपली इसका फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, Cl2H25, सल्फर 1 है तो सल्फर 1, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 2 3 है, 1 4, तो 4 Na, आप सिंपली ऐसे इसको लिख सकते हैं। यही चीज़ आपको लिखा गया है, तोड़कर ऊपर O- ये, तो ये जो होता है ये आपको मुख्य रूप से एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है आपको, तो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडी विलयन आप लोग जानते होंगे, वैसे विलयन जिसके, यानी वैसा विलयन, ध्यान से देखिएगा, सुनते रहिएगा, वैसा विलयन, ठीक है, वैसा विलयन जिसके विलय के कण का आकार, जिसके विलय के कण का आकार, यानी सॉल्यूट जो होगा उसके कण का आकार क्या होगा, कण का आकार जो होगा वो आपको टिंडल इफेक्ट मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। आकार आपको 1 एंगस्ट्रम से लेके 10⁻³ एंगस्ट्रम के बीच आपका होता है, या इतना आएगा तो वो आपको कोलाइडी विलयन होता है। और ये मुख्य रूप से जो आपके दिए गए हैं ये घटक, ये जो आपका है ये आपका सर्फेक्टेंट से बना होता है। इसको हम लोग डिटर्जेंट भी बोलते हैं, जिसको सर्फ बोलते हैं। तो ये आपका डिटर्जेंट होता है। क्या होता है, सिंपली आपका डिटर्जेंट होता है, जिसका निर्माण किससे होता है, तो सर्फेक्टेंट्स मॉलिक्यूल से होते हैं।
सरफेक्टेंट्स मॉलिक्यूल से होते हैं। और इस सरफेक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स में क्या किया जाता है, तो कुछ क्लीनिंग एजेंट को मिला दिया जाता है, जो साफ करने वाले तत्व होते हैं उसको मिला देते हैं तो हमारा डिटर्जेंट बन जाता है। वही डिटर्जेंट आपका ये है जिसको कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसके कणों का आकार कितना होता है, 10 पे पावर 1 एंगस्ट्रम से लेके 10 पे पावर 3 एंगस्ट्रम के बीच होगा। यानी बालू को या मिट्टी को अगर पानी में मिला दीजिएगा तो उस समय तो घुलिएगा तो घुल जाएगा, लेकिन जब छोड़ दीजिएगा तो नीचे बैठ जाएगा। जैसे लेकिन अगर आप नमक या चीनी को पानी में मिला दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा तो नमक और चीनी नीचे नहीं बैठता है। तो जो मिट्टी और पानी का विलयन हुआ उसी को कोलाइडी विलयन कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, यही चीज़ है। तो मुख्य रूप से ये होता क्या है, तो ये आपका डिटर्जेंट होता है जिसको हम लोग सर्फ बोलते हैं, और ये हार्ड वाटर में भी काम करता है। चेक करने का तरीका है कि मैंने पहले भी बताया था कि डिटर्जेंट या सोप है उसको चेक करने का तरीका है कि आप क्या कीजिए कि उसको हार्ड वाटर में डालिए, अगर वो फेना गया यानी फेन और झाग निकल गया इट मीन्स कि वो डिटर्जेंट है, नहीं निकला इट मीन्स कि वो सोप है। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका कोलाइडी विलयन होता है, इसका केमिकल फार्मूला ये आयंस में तोड़िएगा तो आपको ये आ जाएंगे। मैंने सब चीज़ तोड़ दिया, जो दिया हुआ था फार्मूला उसको भी तोड़ दिया, इसको सॉलिड फॉर्म में लाए। ये आपका कोलाइडी विलयन होता है। कोलाइडी विलयन वैसे विलयन को कहा जाता है जिसके जिसका विलय जो होगा सॉलिड उसका साइज इस रूप में पाया जाएगा। मुख्य रूप से ये डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट किससे बना होता है, तो सरफेक्टेंट्स प्लस क्लीनिंग एजेंट से बना होता है। सरफेक्टेंट्स में कुछ साफ करने वाले अभिकारक को डाल देते हैं तो आपका डिटर्जेंट बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए, शुरू से लास्ट तक बने रहो, एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन दिखाएंगे। नो डाउट, बताने की आवश्यकता नहीं, अब तो इतने लेक्चर आप लोग देखें। अब कहता है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो इसकी संयोजकता क्या होगा। बेटा कोई भी तत्व है, मान लेते हैं ABCD कोई तत्व होगा, वैसे परमाणु संख्या 20 वाला तत्व आपका कैल्शियम होता है। हम कैल्शियम लेके ही बता देते हैं। ठीक है, 20 है तो इसका संयोजकता पूछ रहा है। तो संयोजकता बताने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको जानना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कई एक तरीका से लिखा जाता है, ऑर्बिट वाइज भी लिखा जाता है या सेल वाइज जिसको बोलते हैं, सब ऑर्बिट वाइज भी लिखा जाता है जिसको सब सेल वाइज बोलते हैं, और ऑर्बिटल वाइज भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरीका होता है। लेकिन आप लोग जो बच्चा 9th तक पढ़े होंगे वहाँ तक ऑर्बिट वाइज आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो ऑर्बिट वाइज ही हम कक्षा वाइज लिख के दिखाते हैं। तो 2, 8, 8 और 2, तो इसमें कितने कक्षा हो गए, K, L, M और N, 4 गो कक्षा हो गया। इसमें अंतिम कक्षा कौन हो गया, तो अंतिम कक्षा 2 हो गया। अंतिम कक्षा कौन हो गया, N हो गया। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका वैलेंसी कितना होगा, अगर वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ आपको कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तरफ लिखिए, वाह्यतम इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ वैलेंसी एक तरफ लिखिए, यानी संयोजकता आप एक तरफ लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ, ये संयोजकता को एक तरफ लिख दीजिए और वाह्यतम इलेक्ट्रॉन को एक तरफ लिख दीजिए। वाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक तरफ लिख दीजिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 होगा तो वैलेंसी 1 होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो वैलेंसी 2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो वैलेंसी आपका 3 होगा। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो जाता है तो वैलेंसी आपका 4 ही रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है तो 3 होगा, अब 4 होगा तो 4 होगा। ठीक है, ये 2 है, ये आपका 3 तो 3, 4 तो 4 ही रहेगा। अब जब 5 हो जाता है तो वैलेंसी निकालते हैं तो 5 में से 8 को घटा देते हैं। 5 में से क्या करते हैं, 8 को घटा देते हैं तो -3 हो जाता है। अगर 6 होगा तो 6 में से क्या कीजिएगा, 8 को घटा दीजिएगा, तब कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसके बाद जब ये 7 होगा तो 7 में से क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे। 7 में से क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे, 6 में से 8 को घटाइएगा -2, ये -1 हो जाएगा। और 8 जब होगा तो 8 में से 8 को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लास्ट कक्षा में, तो पता कैसे चलेगा, तो वैद्युत विन्यास हम लिख लेंगे पहले इलेक्ट्रॉन का। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में नाम भी KLMN से डाला जाता है तो वो लिख दिए हैं KLMN, कैपिटल में लिखेंगे। 2, 8, 8 और लास्ट में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अंतिम कक्षा 4 गो कक्षा है, उसमें अंतिम कक्षा आपका N था। N में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो N में अगर लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा तो वैलेंसी आपका ऐसे बहरी करेगा। ठीक है,
अब एक चीज़ और जान लीजिए कि जिसके पास माइनस माइनस जहाँ दिखाई देगा वो आपको अधातु होगा, जिसका वैलेंसी माइनस दिखाई दे रहा है वो आपको अधातु होगा, जिसका वैलेंसी आपका प्लस दिखाई दे रहा है वो आपको धातु होगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि चीज़ की वैलेंसी प्लस है यानी वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, और जिसका वैलेंसी माइनस में है वो यानी वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत क्वेश्चन सब लेके आए हैं भाई, लाजवाब क्वेश्चन सब लाए हैं। कितना लाए हैं? बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ध्यान से देखते रहिए शुरू से लास्ट तक, दिल खुश हो जाएगा। एक परमाणु नाभिक में निम्नलिखित में किसमें उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होगा? मैंने इससे पहले बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन आपको दिखाए थे। पिछले लेक्चर में हमने रेडियम का न्यूक्लियर रिएक्शन दिखाया था, उससे पहले यूरेनियम का दिखाया था, उससे पहले आपको पैलेडियम का दिखाए थे। बहुत सारे नाभिक अभिक्रिया दिखाए, किसी में अल्फा रे का फॉर्मेशन हुआ, किसी में बीटा रे का हुआ, किसी में गामा रे का हुआ। मैंने पूरे रेडियो एक्टिविटी को आपके सामने तोड़ के रख दिया था। अल्फा बीटा गामा का पूरा कहानी पहले से बता चुके हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्ट एंड हैंड में पूरा को रिवाइज करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास है। कहता है एक परमाणु नाभिक में से निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। अब कहता है कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस का, कोई भी एलिमेंट आपको दिया हुआ है उसके न्यूक्लियर में जब न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया जाता है, न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करवाया जाता है, तो उस तत्व से जो कुछ किरणें आपको प्राप्त होते हैं, कुछ सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो कहता है कि किसका फॉर्मेशन होगा, तो उसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन दिया हुआ है, आपके पास बीटा किरण दिया हुआ है ऑप्शन बीटा रे, और आपका अल्फा रे दिया हुआ है और गामा रे दिया हुआ है। मैंने सब का कहानी एक एक करके आपके लिए रख दिया है। कहता है कि अल्फा का उत्सर्जन होगा। अगर मान लीजिए अल्फा बनता है, मैंने पिछले क्लास में अल्फा का उत्सर्जन करवाया था, एटॉमिक नंबर 88 और एटॉमिक मास नंबर 226 जो रेडियम का होता है, और वहाँ पर अल्फा रे आपको फॉर्म किया था। तो मैंने बताया था कि 226 जो उसका एटॉमिक मास नंबर है उससे घट के आपको आरएन का फॉर्मेशन हुआ था, जिसका एटॉमिक मास नंबर 222 हो जाता है। 226 226 से घट के 222 हो गया, यानी मास नंबर 4 से घट गया, भार संख्या और द्रव्यमान संख्या 4 से घट गया। एटॉमिक नंबर उसका 88 था, 88 से घट के किस में बदल गया था, तो 86 में बदल गया था। एटॉमिक नंबर 2 से घटा था। वही चीज़ हम यहाँ बता दिए हैं कि जब अल्फा का उत्सर्जन होता है तो परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होगा, वो परमाणु द्रव्यमान संख्या आपका कितना से घट जाएगा, तो आपका 4 यूनिट से, पहले ए था अब A-4 हो गया, कितना से घट गया, 4 यूनिट से ये घट गया। और परमाणु संख्या जो हो गया, पहले Z था अब Z-2 हो गया, कितना यूनिट से, तो 2 यूनिट ये घट गया। तो जब अल्फा का उत्सर्जन होता है तो परमाणु भार संख्या 4 से घटता है, और आपका परमाणु संख्या जो होगा वो आपको 2 यूनिट से घटता है। जब बीटा रे का उत्सर्जन होता है, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन जब करवाइएगा, नाभिकीय अभिक्रिया करवाइएगा, न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करवाइएगा न्यूक्लियस पर, अगर वहाँ पर बीटा का उत्सर्जन होगा, बीटा रे का निर्माण होगा, बीटा रे बनेगा, तब वहाँ पर एटॉमिक मास नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एटॉमिक मास नंबर जितना है उतना ही रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एटॉमिक नंबर आपका 1 यूनिट से बढ़ जाता है। जितना एटॉमिक नंबर अगर मान लो कि 80 है तो 81 हो जाएगा, 90 है तो 91 हो जाएगा, 88 है तो 89 हो जाएगा, 86 है तो 87 हो जाएगा। तो परमाणु संख्या, Z का मतलब होता है परमाणु संख्या, A का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक है, या परमाणु भार संख्या। तो ये आपको नहीं बदलता है, बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन ये 1 से बढ़ जाता है, उसमें ये 4 से घट रहा था, ये 2 से घट रहा था। अब तीसरा कहता है कि गामा रे का उत्सर्जन होगा। बेटा गामा रे का जो उत्सर्जन होता है, गामा रे के विषय में हम बहुत कुछ बताएं। ये तीनों का तीनों आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है। कैसा रे है, तो वैद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है। ये आपका वैद्युत चुंबकीय किरण है। कैसा किरण है, वैद्युत चुंबकीय किरण है, जो हाई वेलोसिटी से मूव करता है। ये हाई वेलोसिटी से मूव करता है। इसका गति जो होता है वो बहुत तेज होता है। किसका, गामा रे का। हालांकि तीनों तो वही कहानी है। ये भी आपका वैद्युत चुंबकीय किरण है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वेलोसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और उस वेलोसिटी से जब मूव करता है तो गामा रे के पास कोई मास नहीं होता है।
मास नहीं होता है। मास यानी इसके पास भार नहीं होगा, कोई द्रव्यमान नहीं होता है। इतना ही नहीं, इसके पास कोई परमाणु संख्या भी नहीं होता है। परमाणु संख्या भी क्या होता है? नहीं होता है। परमाणु संख्या नहीं होता है, तो न इसके पास परमाणु संख्या होगा, न इसके पास भार संख्या होगा। तो जब गामा रे का उत्सर्जन होगा तो न मास नंबर में कोई परिवर्तन आएगा, ए था बाद में भी ए है, अब पहले जेड था और बाद में भी क्या है? जेड है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गामा रे के पास, ये सब के पास कुछ होगा तब तो बढ़ घट रहा है, और इसके पास हाई वेलोसिटी, इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होता है। पेनेट्रेशन पावर, चुभने की शक्ति और छेदने की शक्ति भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसके पास कोई मास नहीं होता है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी सब्सटेंस को स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दिया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट से लॉन्च किया जाता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है, तो उसका मास घटने लगता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हाईली एनर्जेटिक चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ऊर्जावान चीज है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, और इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसके पास मास होगा नहीं। जब मास नहीं होगा तो मास लेने की इसको आवश्यकता नहीं है, तो मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परमाणु संख्या भी इसके पास नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा हम क्या बता रहे थे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो किसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ? तो गामा रे के उत्सर्जन में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो किसके उत्सर्जन में कोई परिवर्तन नहीं होगा? परमाणु संख्या। तो गामा रे के उत्सर्जन में कुछ भी नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा ऐसा हम गेस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो ध्यान से देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हमको तो दिखाई दे रहा है। अब आप लोग को क्या नजर आया? कहता है जब 100 घन सेंटीमीटर, 100 घन सेंटीमीटर यानी 100 आपका सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 गुने 10 पे पावर -3 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब यह है, ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको बता ही देता हूं कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा अगर बर्तन लीजिएगा, कोई भी बर्तन आप लेते हैं और उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और उसमें किसी सब्सटेंस को आप डालते हैं तो वो 1 लीटर के बराबर होगा। जैसे कागज़ का कूट है, उसको फाड़ लेगा 10-10 सेंटीमीटर स्क्वायर शेप का, 10-10 सेंटीमीटर का 6 गो आप 5 गो काट लीजिएगा, एगो नीचे, एगो इस साइड, एगो इस साइड, एगो इस साइड, एगो इस साइड डाल दीजिएगा, और उसमें 1 लीटर माप के कोई भी चीज़ रखिएगा तो पूरा लब भर जाएगा। क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो ये बर्तन आपको 1 लीटर के होते हैं, तो यहाँ पर लीटर निकाल दीजिए। अब कहता है कि जब 100 घन सेंटीमीटर विलियन 5.51 ग्राम, तो दिया गया भार कितना है भाई? दिया गया भार कितना है? तो ये आपके वॉल्यूम दिया हुआ था, दिया गया भार जो है वो आपको कितना दिया गया है? तो 5.85 ग्राम आपको भार दिया गया है। अब Na का भार कितना होता है? Na का आपको 23 होता है। सोडियम का, क्लोरीन का कितना होता है? तो 35.5 होता है। NaCl दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 58.5 ग्राम आ जाएगा। इट मीन्स क्या? जो NaCl का भार हो जाएगा वो NaCl का भार कितना हो जाएगा? अनुभार, तो वो आप निकालिएगा तो 58.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इससे हम क्या निकाल लेंगे? हमको निकालना क्या है? घोलकर विलियन होगा, विलियन का क्या पूछ रहा है? मोलरता पूछ रहा है। घोल कर बनाया जाता है तो विलियन का मोलरता क्या होगा? क्योंकि मोलर दिया हुआ है तो मोलरता पूछ रहा है। इट मीन्स क्या? पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? दिया गया भार बट्टा मोलर भार, दिया गया भार बट्टा मोलर भार, यानी क्या? जो अनुभार इसका दिया गया है वो अनुभार, तो अनुभार क्या हो जाएगा भाई? भार कितना दिया गया है? 5.85 ग्राम दिया हुआ है, और अनुभार इसका 58.5 आता है। डेसिमल उड़ाइए तो नीचे 10 आ जाएगा। ये आपको इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/10, यानी कितना मोल? 0.1 मोल आ गया। कितना मोल आ गया? 0.1 मोल आपका आ गया अनुभार। किसका? NaCl का, जो पानी में या किसी विलायक में मिलाया गया है उसका भार। अब आपको पूछ क्या रहा है? मोलरिटी यानी मोलरता पूछ रहा है। तो मोलरता क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स किसका? विलय का, जो हम निकाले हैं। विलय आपका NaCl है, नमक को पानी में मिलाया गया है। ठीक है, अब विलायक का वॉल्यूम किसका? तो विलियन का वॉल्यूम किस में? तो लीटर में, पहले ही हम निकाल चुके हैं। विलियम का वॉल्यूम किस में? लीटर में। तो विलय का मोल का संख्या क्या है? 0.1 है। विलियम का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है भाई?
तो इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कट कुट के कितना आ जाएगा 0.1 ही आएगा। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 0.1 ही आएगा, कट जाएगा यानी क्या आ जाएगा 1 m, यानी 1 मोल पर लीटर या 1 m, कहीं दिया हुआ है 1 मोलक, क्या हो जाएगा 1 मोलक। आगे समझ में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था वॉल्यूम दिया हुआ था विलियन का, आपको NaCl को मिलाया गया था, पानी में मिलाया गया था, ठीक है। तो NaCl आपका विलायक था, नमक दिया हुआ था, नमक का मास दिया हुआ है, नमक का मास मोलर मास हम निकाल लिए, इससे आ गया। इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए, मोलरिटी पूछ रहा था, विलियन का मोलरता होगा, तो विलियन का यहाँ छूटा हुआ है मोलरता होगा, मोलरता होगा, विलियन का क्या होगा मोलरता होगा, विलियन का क्या होगा मोलरता होगा, यही आपसे पूछा जा रहा था। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए या छोड़ दिया जाए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है कि आवर्त तालिका के एक ही ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में समानता होता है, यानी समानता होता है तो ऊर्ध्वाकार यानी ऐसा दिया हुआ है। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आवर्त में आवर्त तालिका दिया हुआ है, तो आवर्त तालिका के एक ही ऊर्ध्वाकार समूह यानी ग्रुप का कहानी पूछ रहा है। तो ग्रुप नंबर 1 मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 जो वर्ग संख्या होगा इसमें एलिमेंट हो जाएंगे हाइड्रोजन, उसके बाद हो जाएगा हमारा दूसरा एलिमेंट लिथियम। ध्यान से देखते रहिएगा, सब चीज़ एक एक करके तोड़ के सीधा दिमाग में डालेंगे, बीच का रास्ता बचने नहीं देंगे, सीधा दिमाग में डाल देंगे टू द पॉइंट। हाइड्रोजन हो गया, दूसरा आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसीसियम हो गया, ठीक है। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, और इसका आपका कितना होता है 19 होता है। हम 4 तक का कहानी बताते हैं, आगे आप खुद समझ जाइएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो 1 आएगा, इसका लिखिएगा तो 2 और 1 आएगा, और इसका लिखिएगा तो 2 8 और 1 आ जाएगा, और इसका आप लिखिएगा तो 2 8 8 और 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो आपको अब इसलिए समझ में आएगा कि सबके अंतिम लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है वो बिल्कुल समान आ रहा है, सब में क्या है, यानी पहला आगे भी इसका आएगा, तो इसका जब आगे लिखिएगा, आपको अगर नहीं याद है एटॉमिक नंबर तो 2 8 8 18 करके ऐसे आप लिख सकते हैं बिल्कुल, और लास्ट में क्या आएगा तो 1 आएगा। तो इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो समान पाए जाएंगे। ये ग्रुप 1 का कहानी था, मैं आपको ऐसे ही ग्रुप 2 का कहानी दिखाता हूँ। जैसे ग्रुप 2 का कहानी आप देखिएगा तो इसको 2A कहा जाता है, इसको 1A कहा जाता है। ग्रुप 2A का कहानी देखिएगा तो इसमें आपका एलिमेंट क्या आएगा, तो आपका बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, बेरियम आ गया, रेडियम आ गया, ये आ गया। तो इसका एटॉमिक नंबर लिखिएगा तो इसका 4 होगा, हम 2-3 दिखाएंगे आपको, ये 12 होगा, ये आपको 20 होगा, और ऐसे ही आगे प्रोसीड होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैद्युत विन्यास क्या आ जाएगा, तो पहला में 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो पहला कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है क्योंकि उसके पास केवल s सब ऑर्बिट होते हैं, तो ये 2 2 हो गया। इसका लिखिएगा तो 2 8 10 और 2 हो गया। तीसरा का लिखिएगा तो 2 8 8 और 2 हो जाएगा 20। अब आप यहाँ गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सब के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आपको मान लेते हैं और भी कुछ आपका लिखिए, जैसे आपका ग्रुप 3 एलिमेंट हम दिखाते हैं। 3A ग्रुप का एलिमेंट आप देखेंगे तो 3A में क्या होगा, बोरॉन होगा 5, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा कितना 13, ठीक है, एल्युमिनियम आपका 13 हो जाएगा। उसके बाद जो एलिमेंट होगा वो आपका गैलियम हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसका लिखिएगा तो इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका लिखिएगा तो क्या आ जाएगा 2 8 और 3 आ जाएगा, 2 8 और 3 आ जाएगा। इसका जब लिखिएगा तो क्या आ जाएगा 2 8 8 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, मैं आपको और ज़्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ तक आपको। तो लास्ट में आप देख रहे होंगे, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लास्ट में कितना, तो 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप किसी का भी लीजिए, जैसे हम आपको 3A था, 4A का आप अगर लीजिएगा, 4A ग्रुप का एलिमेंट
तो आपका क्या आएगा वो भी मैं दिखा दूँ। इसका लिखिएगा तो 5 होगा, इसका क्या होगा 16 होगा, आगे आप 35 36 लिखते जाइएगा, इसका 35 36 आप लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा 2 और 3 हो जाएगा, इसका भी लिखिएगा तो 2 8 और कितना हो जाएगा 2 8 ये आपका सिलिकॉन का 14 होता है, सल्फर का 16, 2 8 और 2 8 3 था। बोरॉन कार्बन का आपका 2, अच्छा बेरिलियम के बाद बोरॉन था ना 3 4 5, कार्बन का 6 होगा, यही तो कह रहे हैं, गलती कहीं हो रहा है 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 8 आपका 4। तो अंतिम कक्षा में आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि अंतिम कक्षा में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना आएगा 4 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप अगर ग्रुप 5 का कहानी देखें, 5 का इसको भी देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 2 5 आएगा, इसका भी क्या आएगा 2 8 और 5 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे मैं जैसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आ गया। वैसे ही आपका ग्रुप 6 का भी देख सकते हैं, ये जो आ जाएगा तो ये इसका कितना आ जाएगा 8 और इसका कितना होता है सल्फर का 16, इसका लिखिएगा तो 2 और 6 आ जाएगा, इसका लिखिएगा तो 2 8 और 6 आ जाएगा। आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे जैसा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 आ रहा है। वैसे ही आप अगर ग्रुप 7 ए का कहानी देखें तो ये भी आप जानते होंगे, फ्लोरीन 9 होता है, क्लोरीन आपका कितना होता है तो 17 होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एंटासिन होता है, ये आप लिख सकते हैं, ये रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पर लिखिए तो 2 और 7 आ जाएगा, इसका लिखिएगा तो 2 8 और 7 आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपको ऑब्वियसली ये दिखाई दे रहा होगा कि इसके भी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7। तो आपने देखा कि आवर्त तालिका के एक ही ऊर्ध्वाधर समूह में तत्वों में समानता होता है। समानता किस में, तो पहला ग्रुप के अंतिम कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन 1, यानी आपको मैं बता दूं कि अगर आपको पूछेगा कि कोई किस ग्रुप में पाया जाता है, किस पीरियड में पाया जाता है, तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा और अंतिम कक्षा में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इट मीन्स कि वो ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा। अंतिम कक्षा में अगर 2 2 एलिमेंट आ रहा है यानी टोटल का टोटल ग्रुप 2 का होगा। अंतिम कक्षा में अगर 3 3 एलिमेंट आ रहा है, 3 3 एलिमेंट कहते हैं, 3 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इट मीन्स कि वो आपका 3A ग्रुप का एलिमेंट होगा। अंतिम कक्षा में 4 4 एलिमेंट आ रहा है, 4 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इट मीन्स क्या आपको 4A ग्रुप का एलिमेंट होगा। अंतिम कक्षा में अगर 5 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इट मीन्स कि 5A ग्रुप का एलिमेंट होगा। अंतिम कक्षा में 6 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है सब में, इसका मतलब वो 6A ग्रुप का एलिमेंट होगा। अंतिम कक्षा में अगर 7 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इट मीन्स कि 7A ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो आपको अब जो ऑप्शन दिया हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे, नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका अलग अलग है, दिखाई दे रहा होगा। परमाणविक आकार समान होगा, नहीं, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक साइज जो होता है एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणविक आकार जो होगा वो हमारा क्या होगा बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाएंगे, सब में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज हमारा क्या होगा बढ़ने का काम करेगा। देखो यहाँ पर ऑर्बिट बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या है न्यूक्लियस है, एगो सेल है, और यहाँ पर क्या है 2 गो सेल है। तो न्यूक्लियस है एगो, 2 गो सेल है, तो ये बढ़ गया ना इससे साइज। यहाँ पर 3 गो सेल है, तीसरा वाला में तो न्यूक्लियस हो गया एगो 2 गो और 3 गो, तो इससे बड़ा ये हो गया। तो नीचे जाने पर परमाणविक साइज समान रहता है, नहीं बढ़ता है। समस्थानिक की संख्या समान होते हैं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। और कहता है उसके परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल। सबसे बाहरी कक्षा जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या क्या होगा ऑब्वियसली समान होगा। तो बहुत ही बेहतर तरीका से हमने कोशिश किया आपको समझाने का, और आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेके 8 तक सभी ग्रुप के टोटल एलिमेंट को लिख दिए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्या आपकी इजाज़त है बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसको छापते जाइएगा भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अमोनियम क्लोराइड, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अमोनियम क्लोराइड में विद्यमान बंध है, यानी अमोनियम क्लोराइड में किस किस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं।
बेटा अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl में किस किस प्रकार के बंधन पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके विषय में कुछ बताऊंगा, उससे पहले आपके क्वेश्चन का चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले बता के किया करते थे, आज हम पहले क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, उसके बाद हम कुछ बताएंगे इसके विषय में। दोनों में कुछ तो डिफरेंसेस होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है अभी तुरंत पता चलेगा आपको। कहता है कि केवल सहसंयोजन तथा उपसंयोजक बंधन है, आयनिक उपसंयोजक तथा सहसंयोजन बंधन है। देखो बेटा, सहसंयोजन बंधन किसको कहा जाता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड को कहा जाता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और उप सहसंयोजक किसको कहा जाता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जो है, एक ही एलिमेंट दोनों बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है बंधन बनाने में। इसका सिंबल ये हो जाता है। अब कहता है आयनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड यानी आयन का होगा, उप सहसंयोजक कोऑर्डिनेट, और सहसंयोजक यानी क्या, आपका जो उप सहसंयोजक, सहसंयोजक कहने का मतलब दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें एक ही का दोनों होगा। और कहता है केवल आयनिक होगा और केवल उप सहसंयोजक होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और इसमें तीनों प्रकार का बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड भी बनता है, ध्यान से देखेगा, आयनिक बंधन का भी निर्माण होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी निर्माण होता है, जिसको उप सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। और एक आपका कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, जो कार्बन बनाता है, सहसंयोजक बंधन, उसका भी निर्माण होता है। यानी तीनों बॉन्ड आपको इसमें पाए जाते हैं, आयनिक भी पाए जाते हैं, कोवैलेंट भी पाए जाते हैं, और कोऑर्डिनेट भी पाए जाते हैं। तीनों का तीनों बॉन्ड अब कैसे पाया जाता है वो आपको अभी मैं समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा कभी समझ में नहीं आ सकता। ये मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो गया, बी हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, NH4Cl है। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बहुत कुछ बताने में सक्षम हो पाऊंगा। बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए। बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, आप लोग जानते हैं। नाइट्रोजन जो होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, आप जान रहे हैं। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जस्ट इससे पहले क्वेश्चन था उसमें हमने आपको दिखाया, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 2 और 5 हो जाएगा। इट मीन्स कि नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी वो आपको 5 में से 8 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। इट मीन्स क्या, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा और 1 लोन पेयर रखेगा। तो नाइट्रोजन का अगर कहानी हम देखते हैं तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड कहते हैं, और 4 5 गो इलेक्ट्रॉन। इसके अंतिम कक्षा में कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में पाया गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब नाइट्रोजन के साथ हमको जोड़ क्या देना है, तो 4 गो हाइड्रोजन जोड़ना है और 1 गो क्लोरीन जोड़ना है। तो सीधी सी बात है, अगर सारा का सारा कोवैलेंट बॉन्ड होता या आयनिक बॉन्ड होता तब तो हम एक एक करके जोड़ देते। अब ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन आपका गैस होता है, अधातु है। हाइड्रोजन के पास दोनों बिहेवियर पाया जाता है, धात्विक भी और अधात्विक भी। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्या क्या, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी आपकी 1 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ले लिए 1 वैलेंसी, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ले लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से, दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब हाइड्रोजन यहाँ पर मेटेलिक बिहेवियर रखता है, धातु। धातु का गुण हाइड्रोजन के पास है और धातु का गुण नाइट्रोजन के पास है। धातु का गुण हाइड्रोजन के पास है और धातु का गुण किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है। और धातु और अधातु के बीच जो बॉन्ड बनता है, धातु और अधातु के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। इट मीन्स क्या, इसको जब आप मिला दीजिएगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड आपका कौन सा बॉन्ड हो गया भाई, आयनिक बॉन्ड हो गया। कौन सा बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। ये आपके आयनिक बंधन हो गया। कौन सा बंधन हो गया, तो आयनिक बंधन हो गया। यहाँ तक समझ में आया।
अब इसके बाद हमको क्लोरीन भी जोड़ना है और एक हाइड्रोजन भी जोड़ना है, एक क्लोरीन जोड़ना है और एक हाइड्रोजन जोड़ना है। तो अब जो इसके पास हम यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन के पास एगो इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन। आइसोटॉप्स में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का संख्या बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको इसके पास है। अब इसके पास NH4 पर आपको दिखाई दे रहा होगा हम प्लस लिखें। NH4 पर क्या लिखे हैं? प्लस। आपको दिखाई दे रहा है ना, NH4 पर क्या लिखा गया है? प्लस लिखा गया। ये प्लस कहाँ से आया मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये प्लस कहाँ से आया वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, अभी हम बहुत कुछ समझाने वाले हैं, यूनिक चीज़। अब देखिए कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इस्तेमाल कर लिया, 1 2 3 गो इस्तेमाल कर लिया। अब जो यहाँ हाइड्रोजन है इसके पास प्लस पाया जाता है, और इसी प्लस को हमने क्या किया है कि टोटल उठा के यहाँ डाल दिया है। इसी प्लस को यहाँ डाल दिए। अब एक प्लस था, ये ना एक ही प्लस था किसके पास? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, और उसको भी निकाल के यहाँ ले आए। तो हाइड्रोजन के पास बचा इलेक्ट्रॉन? नहीं बचा। बेचारा हाइड्रोजन खाली हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो कैसे बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ? तो नाइट्रोजन के पास जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो वाह्यतम युग्मित इलेक्ट्रॉन का पेयर दिखाई दे रहा है, यही दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी एक बंधन के निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। एक बंधन के निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसमें तो एक हाइड्रोजन का था, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन। और ये आपका धात्विक नेचर का था, और ये आपका अधात्विक नेचर, ये आपका धातु था। हाइड्रोजन धातु प्रवृत्ति का था, नाइट्रोजन अधातु था। तो धातु और अधातु के बीच में जो बॉन्ड बना वो आपको कौन सा बॉन्ड बन गया? तो आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का कहानी हमने दिखा दिया इसमें। ठीक है, अब जो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एगो था, वो NH4 पर हम प्लस इसको उठा के यहाँ डाल दिए। तो इसके पास बचा? नहीं बचा। नहीं बचा तो ये जो बनेगा बॉन्ड, तो वहाँ पर 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन देगा। दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन देगा। और नाइट्रोजन जब एक ही एलिमेंट दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन देता है तो उसी बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, और ऐसे तीर का निशान के रूप में आपको ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, कौन सा बॉन्ड? तो ये आपका उप सहसंयोजक बंधन हो गया। क्या हो गया? उप सहसंयोजक बंधन हो गया। ठीक है, ये आपको दूसरा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब इसके बाद जो बचा वो आपका क्या बचा वो कहानी देखिएगा। अब इसके पास क्या है? प्लस, और इसके पास क्या है? माइनस। और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा प्लस माइनस, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो तीनों बॉन्ड बना। क्लोरीन के पास ये बन गया, अब तीनों बॉन्ड बन गया NH4Cl के पास। तो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन गया, आयनिक बॉन्ड भी बन गया, और कोवैलेंट बॉन्ड भी बन गया। तीनों का तीनों बंधन बना लिया NH4Cl। बहुत ही खूबसूरत कंटेंट था, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट था, मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं किसके पास? अमोनियम क्लोराइड के और भी बहुत सारे गुण हैं, उसका हम चर्चा कर देते हैं, ताकि आपके पास अगर क्वेश्चन आए इससे संबंधित तो वहां पर आप बिल्कुल स्टक ना करें। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो भी कंटेंट और जो भी टॉपिक आपको डिलीवर करूं उसके विषय में इतना कुछ बता दूं कि आपको उससे संबंधित कभी कोई क्वेश्चन कहीं कोई पूछे तो आप जब स्टार्ट हो, मेरे तरह बिल्कुल स्टार्ट हो, तो अगला को कहना पड़े कि भाई साहब थोड़ा रुक जाइए। नहीं, शारदा वाले ने कहा है रोके तब रुको, बिना रुके रुकने वाले में से नहीं है। तो आप स्टार्ट हो जाइए ना, सब चीज़ को बता दीजिए, इतना बता दीजिए कि वो अगला कंफ्यूज हो जाए कि हाँ वास्तव में इसके पास नॉलेज है किसी चीज़ का। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है? तो अमोनिया का रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं तो NH4Cl बनता है, जो आपका श्वेत कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और ये जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। यानी उजला रंग का कंकड़ युक्त आपका ठोस पदार्थ आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। इसका निर्माण सॉल्वे प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट में होता है। सॉल्वे प्रोसेस है, सॉल्वे विधि है, और उस विधि में बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारा अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, जिसका अमोनिया का रिएक्शन आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाइएगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। बिल्कुल बैलेंस है, नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन 3 है, 1 4 4 है, क्लोरीन। ये श्वेत रंग का कंकड़ युक्त ठोस पदार्थ होता है, ये जल में आपका घुलनशील होता है। इतना ही नहीं, इसके उपयोग भी बहुत ज़्यादा हैं। मैंने इतना चिल्ला के आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, इसका बहुत जगह, बहुत अच्छी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे किया जाता है?
जरा सा हम उसका चर्चा कर लेते हैं कैसे किया जाता है। तो कहता है कि इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर के रूप में, उर्वरक के रूप में हम लोग करते हैं, खाद खली के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन्स में किए जाते हैं। जो आपके कफ सिरप मोस्टली बन के आते हैं, जो कफ सिरप आपका बन के आता है, जब सर्दी खांसी जुकाम बुखार आपको होता है तो उस समय जो आप कफ सिरप लेते हैं उसमें अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, अभी लकड़ी का दौर गया है, प्लाई का दौर चल रहा है, तो प्लाई को जो चिपकाया जाता है उसमें जो गोंद रहता है, ग्लू जो इस्तेमाल करते हैं प्लाई के लकड़ी के पार्ट पार्ट को चिपकाने के लिए या बुरादा को चिपकाने के लिए, जो आपको फेविकॉल आता है या उसमें जो ग्लू डाला जाता है स्टिकी सब्सटेंस, तो ग्लू में बॉन्ड प्लाई बॉन्ड जो होता है, प्लाई बॉन्ड आता है प्लाई को चिपकाने वाला, ठीक है, तो उसके ग्लू गोंद के रूप में इसका इस्तेमाल हो जाता है। इतना ही नहीं, आपको जो ब्रेड बन के आता है उसमें जो ब्रेड फूलता है या उसमें जो हल्का खट्टापन आपको दिखाई देता है तो ईस्ट के निर्माण में भी होता है। इतना ही नहीं, एसिडिफाइडर का भी काम करता है। इसका टेस्ट आपका बेसिक टेस्ट आपका क्या कर देगा, सोअर टेस्ट करने के लिए किसी भी सब्सटेंस जो खट्टा दिखाई दे तो उसके लिए भी हम अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, जो आपके मवेशी होते हैं तो मवेशी को जो फूड सप्लीमेंट दिया जाता है, जो आपको कैल्शियम पिलाते हैं गाय भैंसी को, या और सारे जो फूड सप्लीमेंट ताकत का दवाई बनता है, उसमें भी किसका इस्तेमाल होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का होता है। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है। हमारे पास क्या क्वेश्चन था, सर ने क्या सब बता दिया, सब आपके दिमाग में चला गया होगा। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। एक एक चीज़ आपको अमोनियम क्लोराइड के विषय में हमने समझा दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है, एक गैस तथा क्लोरीन प्रसरण दर यानी क्या, टूटने का दर, उसका प्रसरण दर यानी प्रसरण दर जो उसका दिया हुआ है उसका अनुपात 6:5 दिया हुआ है। यदि क्लोरीन का अनुभार, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट 71 हो तो गैस का लगभग अनुभार क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना कि यहीं पर मान लेते हैं, माना कि गैस का अनुभार बराबर x, माना कि गैस का अनुभार बराबर क्या, x, क्या मान लिए, x मान लिए। तो जो आपका गैस का अनुभार आ गया वो x आ गया। अब आपको दिया हुआ क्या है, तो अनुसरण का दर दिया है, किसका, तो रेट आपको दिया हुआ है किसी गैस का, मान लेते हैं g, और रेट आपका दिया हुआ है क्लोरीन गैस का, और ये आपको बराबर होंगे रूट अंडर, किसके बराबर हो जाएगा, तो जो आपका क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन गैस मास किसका, क्लोरीन गैस का, अब बट्टा मास किसी गैस का जो हमको निकालना है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा आप बेटा। एक चीज़ याद रखो, मैं एक केमिकल रिएक्शन आपको दिखाता हूँ। H2 का रिएक्शन अगर O2 के साथ करवाते हैं तो बेटा H2O बनता है, नो डाउट, नो डाउट। इज इट क्लियर, एकदम क्लियर होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो H2O का फॉर्मेशन करता है। अब आप हमको बताइए कि हाइड्रोजन के रेट को अगर बढ़ाएंगे, ये केमिकल रिएक्शन के रेट को हम अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रेट बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स का मास, ज़्यादा से ज़्यादा अभिकारक जो होगा वो प्रतिफल में चेंज करेगा। तो रेट बढ़ेगा तो ये घटेगा ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया है कि रेट गैस का बढ़ाएंगे तो मास गैस का घट जाएगा, और रेट क्लोरीन गैस का बढ़ाएंगे तो मास इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए Rg/RCl2 बराबर यहाँ पर MCl2 बटा, यहाँ देखिएगा गैस का रेट अब बटा किसका रेट, क्लोरीन गैस का रेट है। यहाँ मास क्लोरीन का बटा मास किसका, गैस का लिए, इसीलिए उल्टा करके लिए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाया जाता है तो आप देखेंगे कि उसका मास जो होता है वो आपका घट जाता है, किसका, रिएक्टेंट्स का मास आपको डिक्रीज करने लगता है। चलिए यह आ गया। अब जो वैल्यू आपको दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, Rg/RCl2, यही आपका वैल्यू दिया हुआ है। Rg/RCl2 का मान आपको यहाँ दिया हुआ था, यही वैल्यू आपको ये है। तो ये कितना दिया हुआ है, 6/5 इज इक्वल्स टू मास क्लोरीन गैस का कितना दिया है, तो 71, और इसका x माने। आप दोनों तरफ क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 36/25 बराबर कितना हो जाएगा, 71/x। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 25 × 71/36। अब देखिए क्या आता, लगभग 36 को 2 बार में काटते तो कितना आता, 72 आता लगभग। तो ये आपको लगभग कितना के बराबर हो जाएगा, लगभग 2 के बराबर। तो 25 दूनी 50 होता तो उससे कुछ कम है, तो 50 से थोड़ा कम है तो लगभग क्या होगा, 49 हो जाएगा। है ऑप्शन,
बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन है। तो ये भी आपको मैंने बोला था स्किप करने वाला क्वेश्चन आता है, ऐसे तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे मूव किया जाए, आगे मूव किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा ध्यान से देखते हैं। कहता है हाल की प्रक्रिया में एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। अभी जो प्रक्रिया है उससे एल्युमिनियम धातु को कैसे प्राप्त करते हैं। तो बेटा देखो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, उससे हम एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो कहता है पिघले क्रायोलाइट में एल्युमिनियम लवणों के विद्युत। ये तो हमारा ओल्ड मेथड है, ये हमारा ओल्ड मेथड है, इससे भी प्राप्त करते हैं। CO2 के वायुमंडल में एल्युमिनियम के लवणों के गर्म करने से, बिल्कुल सही चीज़ है, बिल्कुल सही चीज़ है। अब कहता है कि कार्बन के साथ एल्युमिनियम लवणों को गर्म करने से, नहीं ये गलत है। नाइट्रोजन वायुमंडल में एल्युमिनियम लवणों को गर्म करने से, ये भी आपका क्या दिया हुआ है, तो गलत दिया हुआ है। ये भी ऑप्शन आपको गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको CO2 के वायुमंडल में एल्युमिनियम लवणों को, ये जो आपका एल्युमिनियम का सॉल्ट दिया हुआ है या कोई भी सॉल्ट आपको दिया हुआ है, तो CO2 बेटा हमारा हीटेबल गैस होता है। कौन सा गैस होता है, तो हीटेबल गैस होता है। हीटेबल गैस कहने का मतलब कि इसके पास उष्मा होता है, और इसके उष्मा के बाद जब उष्मा दीजिएगा तो यहाँ से ये रेड्यूस हो जाता है इसमें, और कार्बन ट्राइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करके बाहर निकल जाता है। तो अभी जो न्यू टेक्निक इस्तेमाल किया जा रहा है एल्युमिनियम के लवण से एल्युमिनियम को प्राप्त करने का, तो CO2 के उपस्थिति में उसको हम गर्म कर देते हैं। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को बाहर खींच लेता है, और क्या बना लेता है, एल्युमिनियम का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है, एल्युमिनियम का फॉर्मेशन कर लेता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये भी आपके थ्योरी के क्वेश्चन थे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। कहता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण आपका दिया हुआ है। बेटा ये क्वेश्चन 100 बार हम बार बार अनगिनत बार आया है, बार बार नहीं बोलो इसको, अनगिनत बार बोलो, अनगिनत बार जिसका कोई गिनती नहीं है, अनगिनत बार पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है। और उम्मीद है अनगिनत बार पूछा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। इट मीन्स कि आगे भी पूछा जाएगा, इट मीन्स कि आगे भी पूछा जाना ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको कंसंट्रेशन का पता न क्या है, नहीं है 10th तक तो कुछ है नहीं, तो बार बार इसी क्वेश्चन को क्यों रिपीट करता है। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चंस का कमी नहीं है, लेकिन H2O कहीं H+ का कंसंट्रेशन दे देता है, OH- का पूछ देता है, कहीं OH- का कंसंट्रेशन दे देता है, H+ का पूछ देता है, कहीं क्या करता है कि H2O का ही कंसंट्रेशन पूछ देता है, कुछ और दे के मासूस दे के। तो समझ नहीं आ रहा है कि काहे रिपीट कर रहा है। कहता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण यानी H+ का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.01 मोल दिया हुआ है, मोल पर लीटर। तो ये आपका 10⁻⁻² हो जाएगा। का है डेसिमल उड़ाइएगा 100 आ जाएगा, 10⁻2 ऊपर जाएगा, तो इतना m के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब हम क्या जानते हैं, एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जान रहे हैं उसका कहानी जरा देख ले। तो हम ऐसा जान रहे हैं, क्या जानते हैं कि आपका H+ का कंसंट्रेशन और गुने OH- का जो कंसंट्रेशन होता है, जो वाटर का होता है, वो 10⁻14 m के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको OH- का निकालना है, तो OH- का जो कंसंट्रेशन आएगा वो 10⁻14 m, अब बट्टा क्या हो जाएगा, H+ का कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन, H+ का कंसंट्रेशन। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10⁻14 m, अब बटा क्या हो जाएगा, तो 10⁻2 m हो जाएगा। इसको और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको जैसे ही आप और सॉल्व कीजिएगा, अच्छा दोनों का कंसंट्रेशन तो m² हो जाएगा, दोनों का ये m² आ जाएगा, ये m² आ जाएगा, नीचे m आ जाएगा। इस m से इस m को काट देंगे, 10⁻14, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, इतना m के बराबर हो जाएगा, यानी 10⁻12 m के बराबर आ जाएगा। 10 पे पावर कितना, -12 m के बराबर आएगा। तो ये सब जो है, ये सब बेटा पावर में है। 10⁻14 है, ये आपका 10⁻16 है, ये आपका 10⁻10 है, और ये आपका 10⁻12 है। सब में m लगा हुआ है, m लगा हुआ है, m लगा हुआ है। m आपका यूनिट होता है जिसको मोल पर लीटर बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपको अनगिनत बार जिसका कोई गिनती नहीं है, उतना बार ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए, आगे बढ़ा जाए, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो भाई, देख लो,
निम्न में कौन पदार्थ जल में अविलय है? सीधी सी बात है, जल में कौन अविलय होगा? अमोनियम क्लोराइड। अभी पढ़ाए हैं कि बहुत ज़्यादा जल में घुलनशील है। तूतिया, ब्लू विट्रोल, नीला विट्रोल, लाल विट्रोल, घुसे सोडा वाटर आता ही है, ये सारे के सारे जल में घुलनशील है। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर लाइमस्टोन जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, ये आपको जल में घुलनशील नहीं होता है। जल में घुलनशील होता तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है चूना पत्थर, जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, जैसे ही हम पानी डालते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ठोस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गैस है, क्या दिया हुआ है, एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विसरित हो रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। कोई गैस है तो गैस का अनुभार होगा, तो मान लेते हैं गैस का अनुभार मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। ठीक है, अब कहता है कोई गैस है, तो कोई गैस का जो आपका Rg मान लेते हैं, कोई गैस है और नीचे आपको R हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है, तो ये जो हो जाएगा मास किसका, हाइड्रोजन गैस का, अब बट्टा मास किसका, जो गैस का निकालना है सो हो जाएगा। अब आपको इसका दर दिया हुआ है क्या, तो 1/5 दिया हुआ है, और ये आपको क्या दिया हुआ, मास, हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा, तो हाइड्रोजन का मास होता है बेटा 1.008, और इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, तो 1 बोलते हैं, 1 ग्राम। तो ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन था तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मास किसका, तो इसका गैस का तो क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं, तो यहाँ पर x मान देंगे, रूट में ही आ जाएगा। दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए और इधर भी स्क्वायर कीजिए। हमने इससे पहले एक क्वेश्चन ऐसा आपको करवाया है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। हाँ, ये क्या आ जाएगा आपको नीचे 1/25, 1/25 आपको नीचे आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, तो 2/x आ जाएगा आपको। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, x बराबर क्या 25 × 2 हो जाएगा। इट मीन्स क्या 50 ग्राम, कितना आ जाएगा 50 ग्राम। तो मास कितना आ गया 50, तो अनुभार इसका कितना आ गया 50। AMU में होगा तो AMU में, ग्राम में होगा तो ग्राम में। आ गया समझ में। तो ऐसे 2 क्वेश्चन, एक प्रसरण का एक विसरण का। प्रसरण मतलब जुड़ना और विसरण मतलब टूटने का दर। ठीक है, 2 चीज आपको बता दिया गया एक ही टाइप के सेट में। आगे मूव किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए या फिर छोड़ दिया जाए, अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत है। बेटा बायोगैस आपको पता होगा, वैसा गैस जो जैविक गैस होता है। पहले बायोगैस का प्रचलन था जिसमें गोबर, खाद, खली, बहुत सारे कच्चे पदार्थ, साग सब्जी का जितने चीज़ होते हैं, इन सभी चीज़ों को डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, चीनी भी डाल देते हैं, सब को सड़ा गला के क्या करवाते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कंटेनर बंद कर देते हैं, उसको स्पॉइल करवाते हैं, तो वहाँ से गैस बाहर निकलता है, और जिसको शहरी क्षेत्र में खाना बनाने के लिए या बहुत चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो बायोगैस में बेटा पूछ रहा है कि मीथेन का प्रतिशत। मैं आपको बता दूं कि बायोगैस में मुख्य रूप से 2 घटक पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 2 चीज़ पाया जाता है। तो एक आपका मीथेन जो 75% पाया जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो 25% पाए जाते हैं, और इसमें कुछ और चीज़ भी पाए जाते हैं। तो वो आपका मीथेन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड आपको 9 के बराबर होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, तो 9 के बराबर होता है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड को बार बार काहे मिला दिया जाता है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम टाइप के जो गैसेज आते हैं या हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज जो आ रहे हैं, मैक्सिमम टाइप का जो प्रतिज्वलनशील पदार्थ आ रहे हैं, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, उसमें मुख्य रूप से आपको सल्फर का कंटेंट मिला दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से सल्फर का कंटेंट इसलिए उसमें डाल दिया जाता है क्योंकि सल्फर जो होता है वो गंधक होता है और उसका कुछ स्मेल होता है, और जिसके कारण अगर वो गैस कहीं से लीक करे या कुछ भी हो तो आसानी से पता चल जाए, कि आपको आसानी से ये पता चल जाना चाहिए, वहाँ पर ये बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए कि गैस जो है वो लीक कर रहा है और उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है, ये देखने को आपको मिल रहा है। इसीलिए उसमें क्या किया जाता है, सल्फर का कंपोनेंट डाला जाता है। तो इसमें 75% तो मीथेन ही है, 75% आपका क्या है, मीथेन ही है, और 25% क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। 75-25 दिया हुआ है, और उसके बाद भी हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें डाल दिया गया है। इसी के लिए बार बार कहते हैं गंधक होता है, इसका एक पार्टिकुलर स्मेल होता है, इसीलिए डाल दिया गया, अदरवाइज दूसरा कोई रीजन नहीं होता है। तो चलिए पूछ रहा था कितना सबसे ज़्यादा प्रतिशत कितना है, तो मीथेन का आपको 75
लगभग आपको 65 दिया है, लेकिन आपको लगभग मान लो 65 75 के करीब होता है, लेकिन 65% आपको मैक्सिमम यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक धात्विक तत्व की संयोजकता 2 दिया हुआ है, तुल्यांकी भार ये दिया हुआ है। संयोजकता यानी वैलेंसी बेटा, वैलेंसी आपको कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और आपका तुल्यांकी भार जिसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं वो आपका कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। ठीक है, कहता है यदि क्लोरीन का परमाणु भार, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है क्लोरीन का, वो आपको कितना दिया गया है, Cl का क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको कितना दे दिया गया है, तो वो आपको 35.5 दिया गया है, 35.5 दिया गया, 35.5 दिया गया क्लोरीन का। तो पूछ रहा है कि उस तत्व क्लोराइड का अनुभार क्या होगा, बस क्लोराइड का अनुभार पूछ रहा है। तो इससे पहले तो हम लोग पढ़े ही हैं, तो बेसिकली आपको डायरेक्ट वैलेंसी का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल वे में फॉर्मूला लगाइए। एक लाइन का क्वेश्चन है बेटा, V बराबर क्या होता है, m/e प्लस, V बराबर क्या हो जाएगा, वैलेंसी जो होगा V बराबर m/e प्लस मास ऑफ क्या, क्लोरीन। तो V आपका कितना दिया हुआ, वैलेंसी आपका 2 दिया हुआ है, मास आपका किसका, तो मास आपको निकालना है m, और E आपका कितना दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट आपका 32 दिया है, और ये MCl मास क्लोरीन का कितना है, तो 35.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से m निकाल दीजिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के इससे गुना कर दीजिए, तो 2i इंटू 0.5, 5 2 7 और 6 इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, 0 7 4 जा 2 7 जा 14, 1 15, 12 1 13, यानी 135 कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। मास जो होगा अनुभार जो आएगा उस तत्व का वो कितना हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस का क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे नहीं, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। चलिए क्या कहता है कि 27 डिग्री सेल्सियस 760 mm दाब पर किसी गैस का आयतन 50 दिया हुआ है, यानी आपको टेम्परेचर क्या दिया है, T1 बराबर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 प्लस 2 73 बराबर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको P1 जो प्रेशर दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, 780 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। ठीक है, P1। अब आपको वॉल्यूम V1 क्या दिया हुआ है, तो आपको 50 मिली दिया हुआ है, 50 ml दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये आपका T1 V1 P2 दिया हुआ है। दूसरा कहानी दिया हुआ है बेटा, NTP का कहानी है, ये NTP या STP, मैंने बोला था NTP और STP दे दिया, इट मीन्स क्या, 2 चीज़ दे दिया। NTP और STP दे दिया, इट मीन्स 2 चीज़ दे दिया। वो 2 कौन दे दिया कि टेम्परेचर, वहाँ T1 मान चुके, तो T2 आपको दे दिया कि 273.15 केल्विन, इसको लगभग हम लोग 273 केल्विन लिख सकते हैं। और आपको क्या दे दिया, तो P2 दे दिया, तो 760 mm ऑफ Hg आपको P2 दे दिया, यहाँ पर भी mm ऑफ Hg हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये निकाल गया। अब आपको क्या निकालना है, तो V2 आपको निकालने के लिए पूछ रहा होगा। तो देखो पहला में तो टेम्परेचर T1 दे दिया, P1 दे दिया, V1 दे दिया, लेकिन दूसरा में हमको कुछ नहीं दिया। क्या कहा, NTP पर निकालिए, तो NTP पर टेम्परेचर हमको पता चल गया, प्रेशर हमको पता चल गया, V2 निकालना है। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, P1 V1 बट्टा T1 बराबर P2 V2 बट्टा T2। डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, P1 V1 बट्टा T1 बराबर P2 V2 बट्टा T2, P2 V2 V2 बट्टा T2। अब आपको निकालना क्या है, V2, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से P1 V1 गुने T2 बट्टा T1 गुने P2 हो जाएगा। अब सब के वैल्यू को डाल दीजिए। P1 कितना दिया हुआ था भाई, 780 डालिए। V1 कितना दिया हुआ है, तो 50 डाल दीजिए। T2 आपका कितना दिया हुआ है, तो 273 डालिए भाई, 273। ठीक है, आपका T1 कितना दिया हुआ है, तो 300 डालिए, 300। ठीक है, सब का यूनिट हम सेम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद आपका P2 कितना दिया हुआ है, P2 आपको तो 760। आप पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, आप क्या कीजिए, इसको फटाफट कैंसिल कीजिए और काट कूट के जो आंसर लाना है उस आंसर को फटाफट लाऊ के आंसर को
ख़त्म कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे कैसे शुरुआत करें, कहाँ से करें, कहाँ को ख़त्म करें, वो ज़रा सोचना होगा। तो चलिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। 3 से काटिए तो 3 से काटेंगे तो 3 9 1 ये आ गया। ठीक है, अब कुछ कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है, लेकिन काटने से कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा वो भी ध्यान में रखना है। इसको आप अब जो है अब आराम से आप गुना भाग कर लीजिएगा, और गुना भाग करने के बाद आपको 46.7 मिली, वो भी था मिलीलीटर में ही था, मिलीलीटर में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार आपका बहुत ही खूबसूरत सेट का लास्ट होने वाला है। और ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, इसको समझ गए तो आपका बहुत बेहतरीन सेट केमिस्ट्री का आपके बीच से ख़त्म हो गया, बिल्कुल लास्ट कर गया। आपको ये सेट कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना भूलना नहीं है। हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।